नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक या सांविधिक या कार्यकारी निकायों के बारे में। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ इन न्यूज़। इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बात बताता चलूँ कि वीडियो आने में थोड़ी लेट हो रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। समय की अभाव के कारण इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको भी और मुझे भी। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि PT 365 के जितने भी पार्ट हैं उन सब को मैं एग्ज़ाम से पहले तक अपने YouTube चैनल पर डाल दूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला जिसमें टॉपिक है वो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के बारे में। क्यों है ये न्यूज में, पहले देख लेते हैं। 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न भी आया था, लेकिन फिलहाल अभी न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। अभी क्या किया है ना, जो केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है और बोला है ये जो आधार है ना, इसको 10 वर्ष पूरा होने पर एक बार अपडेट करना चाहिए, रिन्यूअल करवाने की बात की जा रही है, इसीलिए न्यूज में भी आया हुआ है। ये UIDAI क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ठीक है, जो भी PT 365 में न्यूज आता है वो न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना उसके पीछे की पृष्ठभूमि होती है, जितना उसके पीछे की बैकग्राउंड होता है। इसीलिए जब भी कोई न्यूज सुर्खियों में रहे तो हमेशा प्रयास करना है उसके बैकग्राउंड में जाए, उसके पृष्ठभूमि में जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। स्टैटिक पोर्शन को हम देखने का प्रयास करेंगे तो हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। उसमें है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सामान्य या शॉर्ट भाषा में इसको कहते हैं UIDAI। इसकी स्थापना जो हुई थी ना, वो आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत हुई थी, आधार एक्ट 2016 के तहत। और ये एक सांविधिक प्राधिकरण है। देखिए, सांविधिक का मतलब ये होता है ना जिसकी स्थापना किसी एक्ट के माध्यम से, संविधान में संशोधन करके, किसी अमेंडमेंट करके जो है, किसी बिल को जब अधिनियम बनाया जाता है तो उसको हम सांविधिक प्राधिकरण या सांविधिक निकाय के रूप में जानते हैं। और संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसके बारे में मूल संविधान, जब संविधान की रचना हुई थी, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, जो हमारे देश के संवैधानिक पिता थे, जब उन्होंने संविधान को लिखा और उस लिखने के दौरान जो मूल संविधान में जिन बॉडीज़ को, जिन निकायों को शामिल किया, वो जो मूल संविधान में वो संवैधानिक निकाय कहलाए। और बाद के समय में जब और निकायों की और बॉडीज़ की सरकार को जरूरत पड़ी तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके उन निकायों की स्थापना की, तो उसको हम लोग कहते हैं सांविधिक निकाय या सांविधिक प्राधिकरण। उसमें जो पहला है वो है UIDAI के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आधार एक्ट 2016 के तहत इसकी स्थापना हुई और मीटी के अधीन है। मीटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हिंदी में कहते हैं। इसके अधीन जो है ये UIDAI आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पर इसके साथ एक छोटी सी बात मैं और बताता चलूँ कि जब भी UPSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए और जब भी किसी मंत्रालय का नाम दिया जाए तो आप वहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी UPSC कोई मंत्रालय का नाम देती है तो मोस्टली गलत देती है, 100 में से 99% गलती देती है। लेकिन तब भी पहचान करने के लिए, एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग करने के लिए कम से कम कुछ मंत्रालयों के नाम याद होने चाहिए कि उसकी बॉडीज़, कौन से बॉडीज़ के साथ उन मंत्रालयों के संबंध है, जैसे कि इसके बारे में। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है UIDAI का? इसका उद्देश्य है ना कि भारत के जितने भी नागरिक हैं ना, जितने भी निवासी हैं, उसको एक विशिष्ट और एक सुरक्षित पहचान प्रदान करना। इसके अलावा जो हम लोग सरकारी सेवा के लिए जब आवेदन करते हैं या जब हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सत्यापन को लेकर के बहुत समस्या आती है, तो इसके लिए भी आधार जो एक बहुत कुशल माध्यम बन सकता है। तो ये भी एक उसका उद्देश्य है। दूसरा, जो आज के समय में डुप्लीकेसी हो रही है, जो फर्जी पहचान लगा के लोग गलत कार्यों को, अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उससे भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ये भी इसका उद्देश्य है, तो डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को समाप्त करना। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये UIDAI के थ्रू जो है, जो आधार मिल रहा है, इस आधार की विशेषताएं क्या हैं? आपको पता होगा, आप सबके पास एक आधार होगा। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, पता ही है 12 अंकों की। हालांकि फ़ोटो कभी आधार का सही नहीं आता है, सबका गंदा ही आता है, उसको भी अपडेट करके ठीक करना चाहिए। सबका स्मार्ट फ़ोटो डालना चाहिए उसमें, पर कोई बात नहीं। 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है और केवल उन व्यक्तियों को ही ये जारी किया जा सकता है जो 12 महीने में, मतलब 365 दिनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रह रहा हो, तो उसको ही जारी किया जा सकता है ये। इसके अलावा आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या फोरेंसिक के लिए आधार का बायोमेट्रिक डाटा लिया जा सकता है? क्या फोरेंसिक के लिए आधार का बायोमेट्रिक डाटा का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, आधार के लिए एकत्रित किए गए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अपराधी की पहचान करने के लिए या अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता।
फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करता है कोई भी सरकार, ठीक है। वह आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए करती है। और इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करना या उपयोग करना आधार अधिनियम 2016 के तहत अनुमत है। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानते हैं, CIC। हालांकि लक्ष्मीकांत का जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 55 एंड 56, उसमें भी दिया गया है। मैं एक चार्ट बना करके आपको दे दूंगा इसके बारे में। मैं कोशिश करूंगा जब ये PT 365 खत्म हो जाए पॉलिटी का सेक्शन का, तो मैं एक चार्ट दे दूंगा सारे संवैधानिक निकायों का, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उससे आप बेहतर तरीके से इस सबको याद रख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप चैप्टर 55 एंड चैप्टर 56 पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत का, तो उससे ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी इसके संबंध में। बहरहाल यहाँ जितना दिया गया है वो भी पर्याप्त है जानकारी के लिए। क्यों है ये सुर्खियों में? सूचना के अधिकार के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है, और इसके कारण जो केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित RTI मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग है, CIC है, तो पहले जान लेते हैं ये क्या है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ था ना, RTI अधिनियम 2005 मतलब कि 2005 के तहत 2005 में ही गठित किया गया था। और जितने भी केंद्रीय लोक प्राधिकारी हैं, जो भी सरकारी सेवा के अंदर जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, लोक प्राधिकारी हैं, वो सब इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि RTI अधिनियम 2005, तो ये कौन सा निकाय हो जाएगा? सांविधिक हो जाएगा, क्योंकि संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था 2005 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसके आयोग के अध्यक्ष की इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति अकेले नहीं कर सकता है। इस समिति को सिफारिश के बाद ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के विपक्ष का नेता होगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, वो होगा, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कोई कैबिनेट मंत्री होगा। ये तीनों मिलकर के जो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। कितना कार्यकाल होता है उसका? उसका कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक हो सकता है। संरचना क्या रहेगी? संरचना यही होगी कि एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, जो मुख्य होता है। इसके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त तक इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि क्या जो सेंट्रल जो ये आपका CIC के जो सदस्य होते हैं, क्या ये नियुक्ति के लिए, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? क्या दोबारा इनका नियुक्ति किया जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? कि अगर मान के चलिए इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया जाए, तो ये सत्ता पक्ष के या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके पक्ष के लाभ को ख्याल में रखते हुए, उसके हित को ख्याल में रखते हुए फैसला देंगे। इसीलिए इनको पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है इसकी। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है समन जारी करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में सिविल न्यायालय की समान शक्ति है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इसके पास शक्ति है ना, कि जब भी आपको किसी प्रकार की शिकायत होती है किसी ऑफिसर के, या सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का शक है, संदेह है कि सरकार जो है, जब मैंने उनको टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, तो उसका प्रयोग कहाँ कर रही है? सही जगह कर रही है, गलत जगह कर रही है, सरकार पुल बना रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो आप जब यहाँ पर आवेदन देंगे केंद्रीय सूचना आयोग में RTI के तहत, तो ये वहाँ से आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये बहुत इसीलिए ज़रूरी है आप सबके पास। आपका जो आपके जिले का जो अधिकारी, अगर वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ RTI दाखिल करके उससे संबंधित सारी जानकारी मांग सकते हैं सूचना आयोग से। तो ये बहुत बड़ा पावर है। इसके लिए जो अभी ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, RTI एक्ट है, इसके बारे में देख लीजिए क्या है ये। पहला तो इसका फ़ायदा यही है कि नागरिकों को सशक्त बनाता है कि नहीं? अगर कोई आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर आप ले सकते हैं। तो आप सशक्त हुए कि नहीं, एम्पावर हुए कि नहीं, आप ही सोचिए। लोक प्राधिकारियों के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बढ़ाता है कि नहीं? अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो सारा काम अच्छे से होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वो क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आप एक RTI दाखिल करेंगे और वो आपकी सारी काम की उसके जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक ट्रांसपेरेंसी हुई ना काम के अंतर्गत। इसके अलावा ये भ्रष्टाचार को रोकता है कि नहीं? ये सब तो इसके उद्देश्य हैं ही। इसके अलावा अगर हम बात किया जाए यहाँ पर कि इसका जो CIC और IC का जो वेतन है ना, वो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके वेतन के बराबर होता है। लेकिन अभी एक अधिनियम पारित हुआ, RTI अधिनियम 2019 में इसको पारित किया गया। उसमें इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। अब जो है CIC हो और IC हो, इनका जो इसका मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसका मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर के वेतन एवं कार्यकाल का निर्धारण जो है ना, केंद्र सरकार करेगी। वो तय करेगी कि इनको कितना वेतन मिलना चाहिए।
तो यही था। इसके अलावा आप देख लीजिए भारत की जांच एजेंसियों के बारे में, जो इंडिया की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, क्यों अभी न्यूज में अभी ना कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई हैं, अभी कौन है, चंद्रचूड़ जी हैं। उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो एसएफआई है, वो है, उनको ना ये जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनको एक ही छत के नीचे ला करके ना एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान का गठन कर दिया जाए। मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ ही काम करें मिल करके, इस तरह का एक संस्थान बनाया जाना चाहिए। ये अभी हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने ये बात कहा है। तो हम जान लेते हैं कि ये जांच एजेंसियां हैं और ये इनके कार्य क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला तो है सीबीआई, बहुत महत्वपूर्ण है सीबीआई, तो है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1963 में, जो है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत हुई थी। मैंने बोला कि मंत्रालय हालांकि उतना याद करना जरूरी नहीं है, तब भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा यह डीएसपीई मतलब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा शासित होती है। एक जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो संथानम समिति के सिफारिश पर हुई थी। संथानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनाई गई एक समिति थी। के संथानम जो है उसके मुख्य वो थे, अध्यक्ष थे। इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना जो होती है, इसका एक डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर की जो नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्षी दल का नेता होता है, और सीजीआई से मिलकर 3 सदस्यीय समिति द्वारा इसकी नियुक्ति की जा सकती है। इसका कार्यकाल 2 साल का होता है और 3 साल तक उसका विस्तार किया जा सकता है। मतलब 2 साल तो कार्यकाल है उसका, पर अगर वो 1 साल और काम करना चाहता है, केंद्र सरकार चाहे तो 1 साल वो और उसकी कार्यावधि को बढ़ाया जा सकता है। कार्य क्या है इसका, कार्य है भ्रष्टाचार से निपटना, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार होते हैं उनसे निपटना, जो आर्थिक या हिंसक अपराध है, जो साइबर अपराध होते हैं उस पर अंकुश लगाना, यही सब इसका काम होता है। इसके अलावा जो बाहर की जो खुफिया एजेंसी है, जैसे इंटरपोल जिसको कहते हैं, उनके साथ जो ये समन्वय करती है, कोऑपरेट करने का काम भी ये सीबीआई ही करती है। इसके अलावा है प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। ईडी क्या होती है, इसकी स्थापना 1952 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन हुई थी। इसकी संरचना क्या है, ईडी डायरेक्टर का इसका प्रमुख होता है, जिस प्रकार इसका है ना सीबीआई का डायरेक्टर, वैसे ईडी का भी डायरेक्टर होता है इसका प्रमुख। इसका कार्यकाल भी 2 वर्षों का है, इसका भी कार्यकाल 2 वर्षों का है। सीबीआई का कार्यकाल भी 2 वर्षों का है और ईडी का कार्यकाल भी 2 वर्षों का, और इसका भी 3 वर्ष तक इसको भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका कार्य क्या है, ये जो फेमा है ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये अधिनियम ना जो विदेशी मुद्रा भारत से आती है तो वो इलीगल तरीके से आ रही या लीगल तरीके से आ रही है, अवैध तरीकों से आ रही है या वैध तरीकों से आ रही, इसकी निगरानी जो करने का काम है ये फेमा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, जैसे विजय माल्या, ललित मोदी जैसे जो लोग भाग गए हैं, तो उस सबको कैसे लाया जाए, इस सब का काम भी यही देखती है। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2022, जो लोग जो है बैंक से कर्ज लिए हैं और डूब गए और पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों से कैसे पैसा लेना है, ये सब धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इन प्रावधानों को लागू करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही उत्तरदायी है। आगे जो है एक है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ। इसकी स्थापना 2003 में कारपोरेट मंत्रालय के तहत की गई थी। ये भी एक सांविधिक निकाय है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी संरचना क्या है, इसका भी एक डायरेक्टर होता है और इस डायरेक्टर में जो शामिल होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कानूनी मामलों से जैसे जो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी या फॉरेंसिक ऑडिटर ये सब भी हो सकते हैं। इनकी कार्य शक्तियाँ क्या है, इसकी कार्य शक्ति है कि जो कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति है इसके पास, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, हालांकि इसको भी इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इससे मुझे नहीं लगता प्रश्न बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। मुझे लगता है सीबीआई बहुत महत्वपूर्ण है और एनआईए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में जान लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। इसकी स्थापना 2008 में गृह मंत्रालय ने की थी, होम मिनिस्ट्री ने की थी, और ये आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी, आतंकवाद को रोकने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका भी एक डायरेक्टर जनरल होता है और उसको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो कार्य है, जो आतंकवादी गतिविधि के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच करने की शक्ति है। इसके अलावा जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बताइएगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26। 4 ऑप्शन बताइएगा। इसके अलावा देखिए जाली मुद्रा जो होती है या बैंक नोटों से संबंधित जो अपराध होते हैं, इसकी भी निगरानी करती है। अभी एक हाल फिलहाल वेब सीरीज आई है फर्जी, उसमें ये जाली नोट बनाता है, वो क्या नाम है वो हीरो का,
शाहिद कपूर नाम है उसका, शाहिद कपूर है कि पता नहीं क्या है वो। तो वही जो है वो फर्जी नोट बनाता है, तो उसको धरने का काम जो है ये एनआईए ही करती है। तो इसके बाद साइबर आतंकवाद वगैरह से निपटने का कार्य भी करता है, जो हैक वैक करके पैसा चुरा लेते हैं आपका, वो सब का उससे निपटने का कार्य, उस मामलों की जांच करने का कार्य वो एनआईए ही करती है। अच्छा, यहाँ पे सीबीआई जो है ना, ये जो सीबीआई है ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, 3 तरह के मामलों की जांच करती है, देख लीजिए थोड़ा सा। पहला है भ्रष्टाचार विरोधी, मैंने ऊपर बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसको डिटेल वाइज दिया है, क्योंकि मैंने बोला महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने डाला भी है इसको। तो सीबीआई 3 तरह के मामलों की जांच करती है, भ्रष्टाचार विरोधी, विशेष अपराध, आर्थिक अपराध। भ्रष्टाचार विरोधी का मतलब क्या होता है? जो लोक अधिकारी या केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध जो अपराध पंजीकृत होते हैं, उसको कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी, ये मामलों की जांच भी करेगी। विशेष अपराध, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आदेश देती है किसी गंभीर अपराध की जांच करने के लिए, तो ये जांच करती है, स्पेशल अगर कोई क्राइम हुआ है तो। एक होता है आर्थिक अपराध, अगर ईडी जो है या कोई कहे इसको, जो आर्थिक निकाय है वो कहे कि भाई आप जांच कीजिए, जैसे कोई वित्तीय कदाचार है या बैंक धोखाधड़ी का मामला है या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगल तरीके से पैसा को अपने देश के अंदर लाना या अपने देश से बाहर लेकर के जाना, ठीक है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, धन शोधन कहते हैं, या काले धन का संचालन, इससे संबंधित अगर कोई अपराध है, ठीक है, तो ये इसको हैंडल करती है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो ध्यान में रखिए। पहला तो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अभी सुरेश पटेल जो ये बने हैं, और केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है देख लीजिए। इसकी स्थापना जो है संथानम समिति के आधार पर की थी, इसके ऊपर मैंने बताया। सीबीआई का भी स्थापना किसके आधार पर हुआ था? संथानम समिति के आधार पर। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संथानम समिति बनी थी, 1964 में स्थापित हुआ था ये। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसमें भी पीएम होते हैं अध्यक्ष, गृह मंत्री होते हैं सदस्य, और विपक्ष का एक नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये तीनों जब जो है राष्ट्रपति को जब सिफारिश करते हैं, तब वो सीबीसी के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है, और ये अधिकतम 65 वर्ष तक अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं। इसकी संरचना है 1+2, एक अध्यक्ष होगा और 2 अलग से 2 सतर्कता आयुक्त होंगे। कार्य क्या है इसका? जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसको सलाह देती है, मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, ये इसका मुख्य काम होता है। एक है भारतीय प्रेस परिषद, पीसीआई। क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जो है वो पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार आने की संभावना है। 1992 में गठन हुआ था, थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि कोशिश करूंगा मैं इसको बता दूं, बस बिहार, लेकिन आप भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत की गई थी, इसीलिए एक वैधानिक निकाय, वैधानिक कोई सांविधिक भी कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। वैधानिक और सांविधिक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, वैधानिक निकाय है ये भी। कार्यकाल 3 वर्ष का है इसका। संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। संसद के 5 सदस्य इसके अंतर्गत ये जो नामित होते हैं, संसद के 5 सदस्य मिलकर के इन सबको नामित करते हैं, चुनते हैं। कार्य क्या है? प्रेस का प्रहरी है, प्रेस के लिए और प्रेस के द्वारा, इस तरह का कुछ इसका स्लोगन होगा। नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के खिलाफ और उसके द्वारा शिकायतों का निर्णय करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ये हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये जो अगला वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा पॉलिटी खंड का। इसके बाद हम एनवायरनमेंट पे आएंगे, एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो PT 365 का करंट अफेयर्स है उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो।